अक्षय अब ठीक है? अंकुश ठीक है? ओके। हाँ जी। चलिए, आप सभी को सबसे पहले बहुत सारा स्नेह प्यार, और आप सभी ने याद किया इसलिए बहुत सारी मैं अपनी तरफ से आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। दिनांक 1 जून दोपहर का समय था, 3 या 2:30 या 3 बज रहे थे। 2:30 या 3 बजे मुझे अक्षय का फोन आता है और अक्षय मुझसे कहता है कि साथ सेवक फाउंडेशन के इस पृष्ठ पर, इस पेज पर हम शुरू करना चाहते हैं, आपको लाना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। अक्षय ने इतने हक और अधिकार के साथ कहा कि अक्षय के साथ अक्षय की वह बात पूर्ण रूप से स्वीकार करनी पड़ी, जिसका फल है कि आज मैं आप लोगों के बीच हूं। जितने भी लोग देख रहे हैं उन सभी को सबसे पहले मैं इस बात की उम्मीद व्यक्त करता हूं, आप अपने अपने घरों में कोरोना के इस समय, कोरोना की इस महामारी के वक्त सुरक्षित होंगे। आपके अपने घरों में सभी सुरक्षित हैं, समाज में सभी सुरक्षित हैं। जिस तरीके से साथ सेवक फाउंडेशन इस तरह का कार्य वैचारिक दंगल के रूप में कर रहा है, सबसे पहले तो साथ सेवक फाउंडेशन की पूरी टीम को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। देखिए, बहुत जरूरी होता है कि जब आप इस प्रकार के किसी आपातकाल या गंभीर समय से गुजर रहे हों, तब बहुत जरूरी है कि हम किस प्रकार के लोगों को, किस प्रकार से चीजों को जोड़ते हैं। और अक्षय, अंकुश, इन सभी की टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैंने पिछले कुछ दिनों के वीडियोस को दोबारा जाकर के सुना, जिसमें कि कुछ ऐसे वक्ता थे जो कभी हमारे साथ में डिबेट के भीतर स्पर्धक हुआ करते थे, जिनके साथ हम लोग वैचारिक दंगल करते थे। कभी ऐसा होता था कि यदि कोई स्टेज पर है तो उसका भाषण कैसा हो रहा है, हम लोग चाय और सारी चीजें छोड़ करके भाग जाया करते थे। मैंने नरेंद्र को सुना 2 दिन पहले। नरेंद्र ने बहुत बढ़िया तरीके से अपना विचार रखा। इसी विचार की श्रृंखला के भीतर मेरे पास आप लोगों के द्वारा विषय प्राप्त हुआ है, कटघरे में खड़ी राजनीति और आज की मीडिया और पत्रकारिता। सबसे पहले जितने भी अंकुश, कुणाल जी, गणेश जी, पवन जी, जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं। आप सभी अपना कीमती और बहुमूल्य समय देकर के यहां पर आए हैं। मैं अगले कुछ मिनट नहीं, 1 आध घंटा आपको बांध के रखने की कोशिश करूंगा। मेरी उम्मीद यह रहेगी कि आप सही रूप में चीजों को लें
चीजों को समझें। इससे पहले कि मैं विषय शुरू करूं, 5 मिनट हम ऑलरेडी देरी कर चुके हैं, तो हम विषय पर इससे पहले पहुंचे, मैं आपको 2 चीजें स्पष्ट कर देता हूं कि हम यहां पर जो भी बातें रखने जा रहे हैं, चाहे वह राजनीतिक हो, चाहे वह मीडिया पर हो, इस पर किसी का कोई भी व्यक्तिगत टीका टिप्पणी या कटाक्ष नहीं होगा। हम किसी से द्वेष, ईर्ष्या या किसी के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण यह चीज नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अक्षय और उनकी पूरी टीम, अंकुश सात सेवक फाउंडेशन के द्वारा समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं। जहां पर किस प्रकार के विषय प्रासंगिक हो जाते हैं, तो बिना किसी भी प्रकार की, किसी पक्ष की, किसी राजनीतिक दल की, किसी की भी कोई वकालत नहीं होगी। कटघरे में हर कोई खड़ा होगा जिसकी हमें जरूरत लगेगी। तो हम शुरुआत कर रहे हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अब आप लोग सीधे सीधे मुद्दे से जुड़ें। मेरे पास में किसी का संदेश आया, नाम नहीं बताऊंगा। उस संदेश में मुझे यह कहा गया कि जब उन्हें दिखा कि मैं इस विषय को लेने वाला हूं, तब उन्होंने कहा कि सर आप वो वहां से शुरू कीजिए जो डिबेट के अंदर में एक लाइन में कोट किया करता था और जिस लाइन को मैंने खुद लिखी थी। तो शुरू कर रहा हूं मैं। अक्षय और सभी को एक बार फिर से बधाई देते हुए शुरुआत यहां से करते हैं कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया बसेरा किया करती थी, वहां पर आज मधुमक्खी के छत्ते नजर आते हैं। यह इस देश का विकास है, इस देश की उन्नति है, इस देश की प्रगति है। पर यह कौन सा विकास, कौन सी उन्नति और कौन सी प्रगति है? यह कौन सा विकास, कौन सी उन्नति और कौन सी प्रगति है कि हमारे देश की सोने की चिड़िया कहे जाने वाले जो मधुमक्खी के छत्ते थे, उसे उसका मद निकाल करके विदेशी लेकर के चले गए और बचा हुआ जो छत्ता है, बचा हुआ जो जाला है, बचा हुआ जो मधुमक्खियां हैं, वो राजनीतिक व्यक्तियों के रूप में आज हमारे बीच में छोड़ करके चले गए हैं। सही रूप में राजनीति और मीडिया दोनों एक दूसरे के समकक्ष होते हैं, और राजनीति और मीडिया दोनों में से यदि दोनों को समझना हो तो 2 दिन पीछे आइए। 2 या 3 दिन पहले आप लोगों ने इस देश के गृहमंत्री का एक इंटरव्यू सुना होगा किसी एक निजी चैनल पर। मैं निजी चैनल का नाम कोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा इस देश के गृहमंत्री एक शब्द नहीं बोल पाए, इस देश के गृहमंत्री एक शब्द पर अटक गए थे। वहीं से मैंने एक बात पकड़ी है और वहीं से हम आज के इस वक्तव्य की शुरुआत कर रहे हैं। गृहमंत्री की उस बात को लीजिए और एंकर की बात को लीजिए। एक बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गई है, ऑन कैमरा इस देश ने देख लिया कि इस देश की मीडिया की सहायता के बिना कोई भी राजनीतिक दल ना तो आत्मनिर्भर बन सकता है और ना ही आत्मनिर्भर शब्द बोल सकता है। मैं दोबारा कोट कर रहा हूं, इस देश की मीडिया ने यह साबित कर दिया है ऑन कैमरा कि मीडिया की सहायता के बिना कोई राजनीतिक दल ना आत्मनिर्भर बन सकता है और ना आत्मनिर्भर शब्द बोल सकता है। याद कीजिए गृहमंत्री जी को, उन्होंने आत्मनिर्भर शब्द नहीं बोल पाए। आप एक ऊंचे पद पर बैठे हैं, आप इस देश को रिप्रेजेंट करते हैं, और सही रूप में देखा जाए तो जब आप इस देश का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इस देश को आप आगे लेकर के जाते हैं, तब कहीं ना कहीं लोकतंत्र आपकी मुट्ठी में होता है। लोकतंत्र के ऊपर जब खतरा आता है तब मीडिया की जिम्मेदारी होती है कि वो उसे बचाए। मैं आपको 3 चीजें कोट करना चाहता हूं। लोकतंत्र की सफलता और विफलता उसकी पत्रकारिता पर निर्भर करती है। यह रवि शुक्ला नहीं बोलता, यह स्कॉट पेली बोलते हैं। पत्रकारिता का मुख्य काम है लोकहित की महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना और उस जानकारी को संदर्भ के साथ प्रस्तुत करना, ताकि हम इस देश को ऊपर उठाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकें। यह भी रवि शुक्ला नहीं बोलता, यह जोशुआ ओपनहाइमर बोलते हैं। मैं तीसरी चीज कोट करना चाहता हूं, पत्रकारिता में हम लोकप्रियता बटोरने के लिए नहीं आते। पत्रकारिता में हम लोकप्रियता बटोरने के लिए नहीं आते। हमारा काम होता है सत्य की तलाश करना और जवाब पाने के लिए शासकों के ऊपर दबाव डालना। यह भी रवि शुक्ला नहीं बोलता, यह हेलन थॉमस बोलते हैं। हेलन थॉमस इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने पत्रकारिता को गंभीरियत से लिया हुआ है। मैं आपको अब जोड़ता हूं सिलसिलेवार तरीके से।
सबसे पहले दोस्तों मैं आपको लेकर के चलूंगा मीडिया पर। मीडिया का काम क्या था? क्या मीडिया काम सिर्फ किसी को किसी प्रकार से दिखाने के लिए था? माफ करिएगा, मेरे सामने एक किताब है, मैं उस किताब से कोट कर रहा हूं कि मीडिया का जन्म एक मिशन के तहत हुआ था, और वह मिशन था इस देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों को समझ करके उसे आगे बढ़ाना और प्रस्तुत करना। परंतु यह दुर्भाग्य है कि आज सही रूप में, सही तरीके से मीडिया अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करना चाहता है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आजादी से पहले का कालखंड देखते हैं। आजादी से पहले आपने देखा होगा कि इस देश की मीडिया के पास में, इस देश की मीडिया के व्यक्तियों के पास में संघर्ष था, आजादी का संघर्ष था, और वह आजादी का संघर्ष जो सामाजिक दायित्व को महसूस करता था। आप याद कीजिए, यदि आपने इतिहास को पढ़ा है तो इतिहास को याद करिए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ लिखने के लिए जेल जाना पसंद किया था, झुकना पसंद नहीं किया था। गणेश शंकर विद्यार्थी को याद कीजिए, हिंदी भाषा के एक बड़े पत्रकार के रूप में कानपुर के सांप्रदायिक दंगों में उनको अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। आप और एक व्यक्ति का नाम याद कीजिए, जो उसका नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। रेलवे की नौकरी छोड़ करके वे पत्रकार बन गए थे। और थोड़ा सा आगे आते हैं, जब देश आजाद होता है और देश की आजादी के बाद हमारे देश की मीडिया क्या करती है। मैं बहुत ईमानदारी के साथ और पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इस देश की मीडिया का काम था नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र का निर्माण। नेशन बिल्डिंग यानी राष्ट्र का निर्माण। पर मुझे दुर्भाग्य है, मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि इस देश की मीडिया नेशन बिल्डिंग पर काम नहीं कर रही है। इस देश की मीडिया राष्ट्र के निर्माण पर काम नहीं कर रही है। इस देश की मीडिया राजनीतिक दल की इमेज बिल्डिंग पर काम, व्यक्तियों की इमेज बिल्डिंग पर काम कर रही है, और कुछ नहीं तो अपनी इमेज बिल्डिंग पर काम कर रही है। तो जो मीडिया कल तक राष्ट्र निर्माण का काम करती थी, नेशन निर्माण का काम करती थी, नेशन बिल्डिंग का काम करती थी, आज वो मीडिया इमेज बिल्डिंग का काम कर रही है। और इमेज बिल्डिंग की बात जहां पर आती है, वहां पर अकबर इलाहाबादी जी ने इस देश की मीडिया के लिए जो शेर कहा था, वो शेर पूर्ण रूप से धूमिल होता हुआ दिखाई देता है। अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, अरे गर तोप हो मुकाबिल तो अखबार निकालो। यानी अखबार निकालने के लिए, अखबार को प्रेजेंट करने के लिए आप समाज के सामने उसका आईना रखते थे। और दुर्भाग्य की बात है कि इस देश के भीतर अखबार इकलौता ऐसा माध्यम है, देश नहीं पूरी दुनिया के भीतर लीजिए, अखबार एक इकलौता ऐसा वस्तु कहिए, चीज कहिए, जिसकी प्रिंटिंग कॉस्ट 20 रुपए के आसपास होती है और बिकता 3 रुपए में है। यानी जो सुबह के वक्त बहुत कीमती होता है और शाम ढलते ढलते उसकी उम्र खत्म हो जाती है। यानी अखबार जो अपना अस्तित्व खत्म कर चुके, और हम लोगों ने एक मीडिया के रूप में तब्दील किया अपने आप को। अब मैं पत्रकारिता शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस देश के अंदर पत्रकारिता और मीडिया के बीच में बहुत कुछ अंतर आ गया है। पहले इस देश के अंदर में पत्रकारिता होती थी, खादी का कुर्ता पहन करके, कोल्हापुरी चप्पल पहनकर, 1.5 रुपए की पेन जेब में रख करके, एक झोला टंगा करके एक पत्रकार की पहचान होती थी। और आज वही मीडिया कॉर्पोरेट लुक में आ गई है। आज वही मीडिया कॉर्पोरेट लुक को पूर्ण रूप से एक्सेप्ट कर चुकी है। कॉर्पोरेट लुक को जब उसने एक्सेप्ट किया तो माफ करें, मीडिया के अंदर में पत्रकार नहीं बचे, स्टार, सेलिब्रिटी, अब सेलिब्रिटी बनने लग गए हैं, अब सेलिब्रिटीज आने लगी हैं। यानी अब पत्रकार नहीं होते, अब ये लोग सेलिब्रिटी हैं, अब ये लोग स्टार हैं। और जहां जहां स्टार की बात आती है, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि इस देश के भीतर में मीडिया अपने अस्तित्व से कहीं ना कहीं पीछे हटती चली जा रही है। मैं थोड़ा सा आगे आता हूं और फिर से आपको एक किताब से कोट करवाना चाहता हूं, जिसके भीतर में यह लिखा है कि जब समाचार चैनल लॉन्च हुए थे, बहुत गंभीर बात, जब समाचार चैनल लॉन्च हुए थे तो उस समय सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जिम्मेदारियों को लेकर बहस चलती थी। सामाजिक, आर्थिक जिम्मेदारियों को लेकर बहस चलती थी। और आज
इस देश की मीडिया के पास क्या है? सेक्स, क्रिकेट, ग्लैमर, क्राइम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डर्टी पॉलिटिक्स। इस देश की मीडिया के अंदर में क्राइम, सेक्स, डर्टी पॉलिटिक्स और ग्लैमर के अलावा अब कुछ नहीं बचा। बस केवल और केवल इस देश की मीडिया, इस देश के अंदर इन्हीं तत्वों पर, इन्हीं मूल्य बिंदुओं पर, इन्हीं नैतिकताओं को दरकिनार करके अनैतिकता पर निर्भर हो गई है, टिक गई है। याद करिए निखिल वागने का वह अखबार जो महानगर के नाम से मराठी में निकलता था। याद कीजिए नागपुर से निकलने वाले लोकमत को। याद कीजिए केसरी के बारे में जो हमने पढ़ लिखा है, सुन रखा है। याद कीजिए उन अखबारों को जिन अखबारों ने इस देश के भीतर में अपने आप को स्थापित करने के लिए किसी से समझौता नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि मीडिया की जिस सोच के साथ में इस देश का मीडिया आगे बढ़ना चाहता था, उसे इस देश की राजनीति ने आगे नहीं बढ़ने दिया। सही रूप में देखा जाए तो आज की मीडिया के अंदर में 3 चीजों का हवाला दिया जाता है। टीआरपी, टीआरपी की अंधी दौड़ के पीछे ये कुछ भी दिखाने को तैयार होते हैं। जो लोग टीवी अच्छे से देखते हैं, जो लोग टीवी को अपने आप को समझते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ब्रेकिंग न्यूज देखा है आपने? ब्रेकिंग न्यूज, प्राइम टाइम शो, भारत पूछता है, हम तो पूछेंगे। भाई ये क्या है? ये केवल और केवल शोज हैं, स्पॉन्सर्ड शोज हैं। और ये जितने भी स्पॉन्सर्ड शोज हैं ये अखबार और समाचारों के लिए नहीं आते। मैं आपको पूर्ण जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं। याद करिए हम और आप जब छोटे थे तो दूरदर्शन के ऊपर सुबह 15 मिनट की खबर आती थी, शाम को 15 मिनट की खबर आती थी और सही रूप में वही खबर होती थी। यानी दूरदर्शन जो चीज दिखाता था वो खबर के रूप में दिखाता था। और आज खबरें नहीं होती, आज शोज होते हैं। प्राइम टाइम शो, ब्रेकिंग न्यूज, भारत पूछता है, हम तो पूछेंगे। और मैं आपको और कनेक्ट करना चाहता हूं। यदि आप थोड़े दिनों मुश्किल से 5 से 6 दिन पहले यदि आपने एक निजी चैनल देखा होगा जिस पर कि एक पाकिस्तान का व्यक्ति और एक भारत का रिप्रेजेंटेटिव बिट्टा जी दोनों स्टूडियो के भीतर बैठ करके भाला लेकर के लड़ रहे हैं, ऐसे निजी चैनल इस देश की अस्मिता को तार तार कर रहे हैं। ऐसे निजी चैनल इस देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैंने हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जो पहले पीटीआई में थे और आजकल स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करते हैं, श्री दीपक सेन जी, आजकल इंदौर में रहते हैं, बड़े पत्रकार हैं। मैंने उनसे फोन किया, मैंने उनको पूछा कि क्या इस देश के भीतर प्रसार माध्यम को कभी चौथा आधार स्तंभ कहा जाता था? उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि हमारा मीडिया चौथा आधार स्तंभ बिल्कुल भी नहीं है, किसी प्रकार का कोई आधार स्तंभ नहीं है। इसे केवल और केवल अधिकार दिया गया है बोलने का, इसे केवल अधिकार दिया गया है प्रस्तुति का। यह हमारी और आपकी गलतफहमी है कि मीडिया को हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है। मैं दीपक सेन जी को कोट करना चाहता हूं और दीपक सेन जी के हवाले से यह बात कह रहा हूं, इस देश के पत्रकार के पास भी वही अधिकार होता है जो अधिकार आप लोगों के पास है, जो अधिकार जितेश जी के पास है, जो अधिकार अंकुश जी के पास है, जो अधिकार अक्षय जी के पास है। ये वही अधिकार होते हैं। दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश के पत्रकार को, जो पत्रकार स्वतंत्रता की आजादी के वक्त निर्भीक होकर के, निडर होकर के अंग्रेजों के खिलाफ लिखता था, आज वही पत्रकार, आज वही पत्रकारिता, आज वही मीडिया सुरक्षा के घेरे में चलती है। एसपीजी कमांडो, ब्लैक कैट कमांडो, वाई प्लस सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आप लोगों के बीच में यह रखना चाहता हूं कि क्या किसी पत्रकार को यदि सुरक्षा मुहैया करा दी जाएगी, क्या कोई पत्रकार जब सुरक्षा के बीच में, वह पत्रकार स्वतंत्रता, निर्भीकता
और निडरता के साथ लिख और बोल पाएगा क्या? शायद बिल्कुल नहीं। यदि मैं समझ सकता हूं तो मुझे लगता है कि आप भी समझ सकते हैं। मैं आपको आगे ले जाना चाहता हूं और आगे ले जाकर के 2010 से जोड़ना चाहता हूं। पिछले एक दशक में, यानी कि 10 साल में, इन 10 वर्षों में इस देश की मीडिया में क्या हुआ है? आप लोग याद करिए, रामलीला मैदान पर अन्ना हजारे जी और अरविंद केजरीवाल का वह आंदोलन। यह बताइए कि इस देश की मीडिया ने क्या इससे पहले बेबाकी के साथ में सरकार से सवाल जवाब नहीं किया? यदि इस देश के भीतर में कोल स्कैम सामने आया, यदि बहुत सारे भ्रष्टाचार सामने आए, तो वो भ्रष्टाचार क्यों आए? उन भ्रष्टाचारों के आने का कारण क्या था? क्योंकि उस वक्त मीडिया के पास सरकार से सवाल करने की जिम्मेदारी थी। यदि सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति लिखना और बोलना चाहता था तो 2014 से पहले वह लिख और बोल सकता था। पर दुर्भाग्य है, इस देश के भीतर 2014 के बाद कुछ राजनीतिक पार्टियों का, कुछ राजनीतिक घरानों का और कुछ राजनीतिक व्यक्तियों का मीडिया के चैनल हाउस पर अपना दबदबा हो गया और एक साधारण सा पत्रकार किसी चैनल का मालिक हो गया। कोई राज्यसभा का सांसद बनने के सपने देखने लगा, कोई एसपीजी और Z+ सिक्योरिटी में घूमने लगा, कोई किसी प्रकार के क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। क्या यह पत्रकारिता है? क्या यह मीडिया है? शायद नहीं, शायद नहीं। इस देश की मीडिया ने वो दिखाया जो वो दिखाना चाहते थे। इस देश की मीडिया ने वो कतई नहीं दिखाया जो वो उन्हें दिखाना चाहिए था। मैं आपको बताना चाहता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, और मैं जिस किताब को कोट करने जा रहा हूं वह पुण्य प्रसून वाजपेयी जी की ब्रेकिंग न्यूज है। उसके भीतर लिखा हुआ है कि जब चैनलों का जन्म हुआ तब चैनल के भीतर 24 घंटे खुद को सजीव बनाए रखने के लिए, आगे बनाए रखने के लिए इस देश की मीडिया ने नाटकीय ढंग से खबरों को प्रस्तुत करना शुरू किया। श्रीदेवी की मृत्यु याद कीजिए, मृत्यु कहिए, हादसा कहिए। श्रीदेवी की मृत्यु पर जिस प्रकार से टीवी पर पत्रकारिता ने उसका लाइव रूपांतरण, नाटकीय रूपांतरण दिखा डाला। यानी एक अभिनेत्री की मृत्यु होती है और उस पर आप दिखाते हो ये बात का टब है, वो इस तरह से गिरी होगी। क्या इस देश के अंदर और खबरें नहीं है? यदि अंकुश अपने घर पर बैठ करके कुछ अच्छा काम कर रहा है, यवतमाल के भीतर किसान आत्महत्या कर रहा है, औरंगाबाद के भीतर सूखा पड़ा है, धुले के भीतर यदि किसी प्रकार की बेरोजगारी है, तो माफ करिएगा, मीडिया उसको नहीं दिखाना चाहता। और मीडिया इसलिए नहीं दिखाना चाहता क्योंकि उसको स्पॉन्सरर नहीं मिलेगा, उसको विज्ञापन नहीं मिलेगा। याद कीजिए पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का किस्सा। रामदेव बाबा के साथ में तीखे सवाल करने के बाद उनको चैनल से बाहर निकाल दिया गया। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जिसका कि मेरे पास में कोई ठोस वजूद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूं। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु हुई थी तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु के साथ साथ याकूब को फांसी दी जा रही थी। याकूब को जब फांसी दी जा रही थी तब इस देश का मीडिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया था और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाकर के उसने दस्तक दी थी और उस दस्तक में यह कहा गया था कि यदि आप याकूब मेनन की फांसी को टाल सकते हैं तो कृपया टाल दीजिए, ताकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु का लाइव टेलीकास्ट और याकूब की फांसी का लाइव टेलीकास्ट वो दोनों को दिखा सके। मैंने आज एक कोट पढ़ा, यदि आप अपने घर में बैठे हैं और टीवी देख रहे हैं तो आप कोरोना से मर जाएंगे, और यदि बाजार में टहल करके आएंगे तब आपको लगेगा कि कोरोना है ही नहीं। पिछले 2.5 महीनों से जिस कोरोना ने घर के टीवी चैनल पर, न्यूज चैनल पर आपको डरा धमका के रखा था, आज वही टीवी चैनल पर बादल दिखाई दे रहे हैं। आज उसी टीवी चैनल पर साइक्लोन दिखाई दे रहा है। आज उसी टीवी चैनल पर निसर्ग साइक्लोन दिखाई दे रहा है।
ये मीडिया जो है ये अवसरवादिता को तलाश करती है, और जहां जहां इन्हें अवसर मिलता है ये उस अवसर के आधार पर जाती है। यानी अखबार को आगे ले जाने के लिए एक पत्रकार जितनी मेहनत करता है, ये मीडिया उससे ज्यादा नाटक करता है। मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेकर के जाना चाहता हूं। याद कीजिए 20 मई 2005 का दिन, 20 मई 2005 के दिन एक नए चैनल की स्थापना हुई थी, जिस चैनल का नाम है इंडिया टीवी। मैं इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि मुझे आगे कुछ कोट करना है। 2005 20 मई इंडिया टीवी की स्थापना हुई, और स्थापना के साथ में उनका टैगलाइन दिया गया। टैगलाइन यह था कि यदि देश को बदलना है तो चैनल बदलो। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, यदि देश को बदलना है तो चैनल बदलो। मैं रजत शर्मा जी से बहुत नम्रता के साथ, बहुत विनम्रता के साथ यह पूछना चाहता हूं, क्या 2005 से लेकर के 2020 तक 15 सालों के भीतर यह देश बदल गया? मैंने चैनल बदला, मैंने आपको देखा और आपने कहा कि देश बदलेगा। देश बदला, यकीनन देश बदला। गरीबी, भूखमरी और झूठ का प्रचार प्रसार हुआ, देश बदला। मजदूरों की हालत को तुमने लाइव दिखाया, देश बदला। बलात्कार हुए, देश बदला। इस देश के भीतर में चोरी, भूखमरी, न जाने कितनी कितनी सारी चीजें बढ़ गई, देश बदला। बेरोजगारी के रूप में युवाओं की आत्महत्या हुई, देश बदला। इस देश के अंदर किसानों की आत्महत्या हुई, देश बदला। आपने जो सेक्स परोसा, आपने जो ग्लैमर परोसा, आपने जो राजनीतिक डर्टी पॉलिटिक्स परोसी, देश बदला। और आपने अगली टैगलाइन रखी, बदले भारत की तस्वीर। और सचमुच में आपने भारत की तस्वीर अपने चैनल के माध्यम से बदल दी। भले ही चैनल के माध्यम से देश बदला हो या ना बदला हो, लेकिन इस देश के भीतर आपकी अपनी सूरत बदल गई। आप एक क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बन गए, आपको सुरक्षा मुहैया करा दी गई, आपके चैनल पर विज्ञापन आने लग गए। आपका चैनल को आपने आगे बढ़ाने के लिए न जाने क्या क्या किया। याद कीजिए, यदि आप और हम सही रूप में समझते हैं और जानते हैं तो मैं आपको जोड़ना चाहता हूं, स्टिंग ऑपरेशन। याद है स्टिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन चक्रव्यूह और ऑपरेशन दुर्योधन। आप गूगल पर जाकर के पढ़िएगा, मैं उस पर अपना समय खराब नहीं करूंगा। याद कीजिए स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से आपने क्या किया था? इस देश के हर एक व्यक्ति के जेब में कैमरा है, मोबाइल है। मैं इस तरीके से कैमरा रख सकता हूं, कोई भी शूट कर सकता हूं और जाकर के किसी भी चैनल हाउस को बेच सकता हूं। और आप खरीदते हैं, आप मुझे मोटी राशि देते हैं, आप मुझे मोटा पैसा देते हैं, आप मुझे अच्छा पैसा देते हैं, तो मैं ये चीज करता हूं। याद कीजिए कास्टिंग काउच, शक्ति कपूर और अमन वर्मा का। और कास्टिंग काउच के कारण एक चैनल की टीआरपी यूं बढ़ गई। यानी चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, चैनल को आगे ले जाने के लिए आप न जाने क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं। देश को रखे सबसे आगे, आपको रखे सबसे आगे, पर माफ करिएगा, इस देश के भीतर में आपने किसको आगे रखा मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मीडिया जो विश्वसनीयता का प्रतीक हुआ करता था, मीडिया जो विश्वसनीयता को अपना करके आगे बढ़ा करता था, वह मीडिया आज झूठ और फरेब के नाम पर आगे बढ़ रहा है। मैं कोट करना चाहता हूं, किताब मेरे सामने रखी है, किताब का नाम है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डॉक्टर देवव्रत सिंह जी की लिखी हुई है। और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के भीतर, जर्नलिज्म विश्वविद्यालय के भीतर वो किताब पढ़ाई जाती है। मैं उस किताब को कोट करना चाहता हूं। उस किताब के भीतर लिखा है कि दूरदर्शन का अपना एक नजरिया था। दूरदर्शन इतना सुंदर तरीके से इस देश को प्रस्तुत कर रहा था, लेकिन दूरदर्शन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज कब आया? जब इस देश में निजी चैनल खुलने लगे। क्योंकि दूरदर्शन को कोई विज्ञापन नहीं देता था और यहां पर विज्ञापनों की भरमार थी। और सबसे पहला जी समूह ने अपना चैनल खोला, ढेरों पैसा था, भरमार पैसा था, और ना जाने क्यों हमने और आपने उन्हीं चैनलों के आधार पर दूरदर्शन को छोड़ दिया, जो इस देश की पहचान हो सकती थी, जो इस देश को विज्ञान समझाती थी, जो इस देश को राजनीति समझाती थी, जो इस देश को शिक्षित करती थी। रवि शुक्ला ने अपना पहला भाषण दूरदर्शन को देख करके सीखा था। रवि शुक्ला ने अपना पहला भाषण दूरदर्शन को देख करके तैयार किया था। लेकिन मुझे दुर्भाग्य के साथ, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस देश के भीतर में
1992 में 1992 में जब पहला चैनल खुला और उस चैनल का जी समूह ने उसे खोला, तब से जाकर के दूरदर्शन को वह धक्का मिला और दूरदर्शन इस कमर्शियलाइजेशन के भीतर, प्रोफेशनलिज्म के भीतर अपने आप को टिका कर नहीं रख पाया, क्योंकि उसके पास में विज्ञापन नहीं था, उसके पास में स्वतंत्रता नहीं थी, उसके पास में नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करने का तरीका नहीं था। और ये चीजें क्यों हुई? ये चीजें इसलिए हुई क्योंकि निजी चैनलों ने अपने आप को इस तरीके से प्रस्तुत करने की शुरुआत की थी। याद कीजिए, मैं आपको जोड़ना चाहता हूं फिर से, 2013 और 2014 के बीच चले जाइए, और 2013 और 14 के बीच में इस देश में जितनी चीजें हुई, सब कुछ मीडिया के कारण हुई। यदि एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया गया और किसी को गिरा दिया गया, मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूं, मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, इस देश की मीडिया ने यह चीज किया है। इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की इमेज बिल्डिंग पर जितना ज्यादा कंसंट्रेशन इस देश की मीडिया ने किया, यदि वह कंसंट्रेशन, यदि वह ध्यानाकर्षण सही रूप में गरीबी पर होता, भुखमरी पर होता, महिलाओं की सुरक्षा पर होता, इस देश की घोर गरीब जनता पर होता, इस देश की मूलभूत जरूरतों पर होता, तो शायद यह देश बदल जाता। पार्टी बदल गई, दल बदल गया, प्रधानमंत्री बदल गया, मीडिया और ऊपर चला गया, मीडिया बदलता चला गया। मैं आपके सामने जिम्मेदारी के साथ एक चीज और कोट करना चाहता हूं। मुझे आप बताइए कि इस देश के भीतर में सरकार किसकी चलती है? क्या वह भारत की सरकार होती है या मोदी सरकार और मनमोहन सरकार होती है? पर इस देश की मीडिया चाहती थी, वो चीजें नहीं दिखाई जो उसे दिखाना चाहिए था। थोड़े दिनों पहले, करीब 2 हफ्ता पहले, 2 या 3 हफ्ता पहले, एबीपी न्यूज के एक पत्रकार को शायद मजदूरों ने मार दिया। हम उसके प्रति खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन आप किसी मजदूर से जो 1000 किलोमीटर से पैदल चल करके आ रहा है, जो 500 किलोमीटर से पैदल चल करके आ रहा है, जिसके छाले निकल चुके हैं, जिसके पैरों में दर्द हो रहा है, गोद में बेटा और बेटी को लेकर के बैठा हुआ चल रहा है, आप उससे पूछते हैं कि क्या आप मोदी जी से संतुष्ट हैं या नहीं? दुर्भाग्य की बात है। यह दुर्भाग्य इसलिए है क्योंकि आपने इस देश की जनता का मजाक उड़ाया है। मैं दूसरी चीज कोट करना चाहता हूं। आप सड़क से जा रहे थे, आपने किसी मजदूर से उसकी बाइट ली और बाइट लेने के बाद में आपने उसको एक बार भी नहीं पूछा, भाई कहीं तक छोड़ दूं क्या? असंवेदनशीलता, संवेदनहीनता, मूल्य विहीनता, अनैतिकता, ये सारी चीजें आज की मीडिया के अंदर दिखाई दे रही है। यदि मैं कोई खबर के लिए मीडिया को बोलूं कि सर ये खबर करनी है, वो कहता है इसको स्पॉन्सर कौन मिलेगा, इसको विज्ञापन कौन देगा। और माफ करें, अखबार के अंदर भी जब तक विज्ञापन नहीं आते तब तक वो अखबार सरवाइव नहीं कर सकता। यानी इस देश के अंदर सब कुछ कॉर्पोरेट लुक को दे दिया गया है। जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें कॉर्पोरेट लुक में दे दी गई हैं। आज की मीडिया या तो किसी राजनीतिक पार्टी की मुखार बिंद बन चुकी है, किसी व्यक्ति का चेहरा बन चुकी है, या तो इस देश को नया दिशा देने के लिए कुछ भी उटपटांग परोसने की तैयारी करने लगी है। आप चैनल देखते हैं, उदाहरण लेते हैं, एक डिबेट शो चल रहा है, उस डिबेट के भीतर आप बैठे हुए हैं, एक तरफ में कोई मुसलमान बैठा है, एक तरफ में हिंदू बाबा बैठे हुए हैं, बीच में एंकर बैठा हुआ है, एक तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, एक तरफ बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, और एक राजनीतिक विश्लेषक बैठा हुआ है। अरे भैया, ये लोगों को ये लोग ढूंढ करके कहां से लाते हैं? और ये चारों के बीच में एंकर केवल इनको लड़ाने का काम करता है, एंकर केवल इनको उकसाने का काम करता है। और यदि चैनल ने, जो चैनल का जो भी एक एजेंडा होगा, उस एजेंडे के तहत काम करता है। यदि मैं किसी संबंधित एक निजी चैनल पर जाकर के बीजेपी के खिलाफ बोल दूं, तो उसका एंकर ऐसे रिएक्ट करता है, ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वो पार्टी का स्पोक पर्सन या प्रवक्ता बनकर के बैठा हुआ है। तो मीडिया के भीतर पॉलिटिकल एजेंट हैं, वे रिपोर्टर नहीं हैं, वे पत्रकार नहीं हैं, वे पॉलिटिकल एजेंट हैं, वे पॉलिटिकल एजेंट हैं। और मैं एक चीज कोट करना चाहता हूं, कोरोना की इस महामारी के भीतर इस देश की मीडिया ने इस देश को
जाति और धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की। मेरे पास में उदाहरण है। आप यदि अच्छी तरह से चैनल देखते हैं तो वो दो या तीन धर्मों के भीतर किस तरह से आपको बांटते हैं, आप एक उदाहरण देखिए। एक निजी चैनल पर ये नीचे पट्टी चल रही थी और एंकर बोल रही थी। एंकर क्या कहती है, आप सुनिए। एंकर कहती है, गुरुद्वारे के भीतर कुछ शरणार्थी फंसे हुए हैं। और अगली लाइन होती है, मस्जिद के भीतर कुछ व्यक्ति छिपे हुए हैं। यानी इस देश की मीडिया की भाषा कैसे बदलती है। छिपे हुए हैं और फंसे हुए हैं के बीच में किस तरह से बात ला करके हमें राजनीतिक व्यक्तियों के रूप में आकर के बदला देती है। राजनीतिक व्यक्तियों को हमारे सामने किस तरह से प्रस्तुत करती है। और ज्यादा दूर मत जाइए, मध्य प्रदेश के सियासी ड्रामे के बीच में इस देश की मीडिया ने सबसे बड़ा रोल अदा किया। कोरोना जो कि पूरी दुनिया लड़ रही थी पिछले 4 महीनों से, वो इस देश ने लड़ाई शुरू की थी 24 मार्च से। मीडिया को यह जिम्मेदारी नहीं थी कि वो इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोल सके, इस देश के गृह मंत्री के बारे में बोल सके, इस देश के व्यक्ति के बारे में बोल सके। ये पहले भी तो हो सकता था, ये पहले भी तो होता था। पंडित नेहरू कहा करते थे कि इस देश की मीडिया के हाथों में वह ताकत है जो इसे एक सशक्त भारत बना सकती है। इंदिरा गांधी का कोट है कि इस देश की मीडिया के पास मैंने वो आजादी दे रखी है, मेरे खिलाफ लिखे या मेरे पक्ष में लिखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे, मीडिया इस देश का चौथा आधार स्तंभ है और ये मीडिया इस देश को नया नीति निर्धारण करेगी, इस देश को आगे लेकर के जाने के काम इन्हीं को सौंपा जाएगा। पर आज कहां है, आज ये चीजें कहां हैं, आज यह बुनियादी बातें कहां हैं, आज यह वह चीजें कहां हैं जो हम और आप सोचते हैं, हम और आप देखते हैं, हम और आप समझते हैं। सो कॉर्पोरेट लुक जिस दिन से इस देश की मीडिया को मिला, यह मीडिया पूर्ण रूप से बदल गई। मैं दोबारा दीपक सेन जी को कोट करना चाहता हूं। दीपक सेन जी ने मुझे बताया कि इस देश की मीडिया को एक एजेंडा दिया जाता है और वो एजेंडा देती है इस देश की राजनीतिक पार्टी। राम मंदिर मुद्दा, जमात का मुद्दा, मोदी की इमेज बिल्डिंग, कांग्रेस की इमेज बिल्डिंग। हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे, मैं आपको पहले बता रहा हूं। हम कांग्रेस के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ या जो गलत है उसके खिलाफ बोलने का दम दिखा रहे हैं। सही रूप में देखा जाए तो एक एजेंडे के तहत काम करती है। राजीव गांधी ने भी मीडिया को हैंडल करने की कोशिश की थी और जब उनसे एक गलती हो गई थी, उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने अपना फैसला कुछ मुस्लिमों के पक्ष में दे दिया है, तो उन्होंने राम मंदिर के ताले को खुलवाने की कवायद की थी और मीडिया से अपने फेवर में जाकर के लिखने की बात कही थी। इस देश की मीडिया के भीतर में एक एजेंडा तय किया जाता है। दूसरी बात कि इस देश के अंदर में यदि आप अच्छी तरह से समझते हैं और जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश के भीतर में 2 प्रकार के वर्ग बढ़ चुके हैं, स्वघोषित वामपंथी और स्वघोषित राष्ट्रवादी। स्वघोषित वामपंथी दल अपने हिसाब से मीडिया को चलाना चाहते हैं और स्वघोषित राष्ट्रवादी दल अपने हिसाब से मीडिया को चलाना चाहते हैं। और इस देश की मीडिया चलती किसके हिसाब से है? जो उनको पैसा देता है, जो उनको पैसा देने की ताकत रखता है। तो यानी हमें यह चीज समझनी पड़ेगी कि यदि मैं एनडीटीवी देखता हूं तो मैं रविश का मुरीद हो जाऊंगा और मैं जी टीवी देखता हूं तो मैं बीजेपी का मुरीद हो जाऊंगा। यदि मैं एबीपी न्यूज देखता हूं तो मुझे कुछ चीजें अच्छी लगेगी, यदि मैं आज तक देखता हूं तो मैं दोनों के बीच में उलझ करके रह जाऊंगा। यदि मैं सुदर्शन न्यूज देखता हूं तो मैं हिंदूवादी हो जाऊंगा या धर्मवादी हो जाऊंगा। और यदि मैं टीवी 9 देखता हूं या रिपब्लिक भारत देखता हूं तो मुझे चिल्ला चिल्ला करके बोलने की आदत पड़ जाएगी, दिस इज माई शो। आपकी हिम्मत कैसे हुई यहां पर इस तरीके से बोलने की? ये कौन कर सकता है? इस देश की मीडिया कर सकती है। मीडिया पर यदि कुछ याद आता है तो आगे जरूर बोलूंगा, लेकिन मीडिया पर लास्ट अंतिम बात रख करके हम राजनीति पर आएंगे। इस देश की मीडिया से हमें एक सवाल, इस देश की जनता सवाल करना चाहती है।
इस देश की मीडिया को यह समझ में आता है, आप लोगों को समझ में आता है कि यदि मुझे एक छोटा सा अखबार चलाना है तो उस अखबार को चलाने के लिए न जाने कितना पैसा लगेगा, न जाने कितना पैसा लगेगा, ठीक है, और उसे स्थापित करके रखने के लिए, उसको कंटिन्यू बनाए रखने के लिए कितना पैसा लगेगा। पर दुर्भाग्य के साथ कह रहा हूं, एक साधारण सा पत्रकार एक चैनल का मालिक बन जाता है। इतना पैसा कहां से आता है? इस पैसे का सोर्स क्या है? कौन सा बैंक है जो इन्हें इतना लोन देता है? यानी एक अखबार को चलाने के लिए कोई आपको लोन देने को तैयार नहीं है, और न्यूज चैनल चलाने के लिए आपको कॉरपोरेट वाले पैसा देते हैं ताकि आप उनको बेच सकें, ताकि आप उनको चला सकें, ताकि आप उनको आगे लेकर के जा सकें, ताकि आप उनको आगे बढ़ा सकें। मुद्दे को बदलते हैं और मुद्दे को बदल करके हम आते हैं हमारे अगले विषय पर, देश की राजनीति पर। मेरा सबसे बेहतरीन विषय और मेरा सबसे पसंदीदा विषय, और आपके लिए फैक्ट और बाकी चीजों से जुड़ा हुआ विषय। इससे पहले कि मैं राजनीति को कटघरे में खड़ा करूं, राजनीति को कटघरे में खड़ा करने से पहले मैं दो चीजें जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। सात सेवक फाउंडेशन और रवि शुक्ला दोनों किसी भी दल का समर्थन नहीं करते और दोनों किसी दल का विरोध नहीं करते। ना हम किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन में हैं और ना हम किसी राजनीतिक पार्टी के विरोध में हैं। यह बात आप पहले नोट कर लीजिए। चलिए, राजनीति को कटघरे में खड़ा करते समय कई सारे सवाल हमारे सामने आते हैं। नंबर 1, राजनीति क्या है? यदि मैं राजनीति को परिभाषित करने जाता हूं या उसका तोड़ करता हूं तो राज प्लस नीति। राज प्लस नीति से आप क्या समझते हैं? एक ऐसी नीति जो इस देश की जनता को आगे बढ़ाने के लिए, जो इस देश के बुनियादी ढांचे को तैयार करने के लिए की जाती है। पहले राजा करते थे, फिर अंग्रेज करने लगे, उसके बाद में हम और आप करने लगे। तो आइए बात करते हैं राजनीति पर। जब हम राजनीति पर बात करते हैं तो सबसे पहले इस देश की इतिहास को थोड़ा सा हमें समझना जरूरी हो जाता है। सामाजिक और आर्थिक स्तर पर ऊंचा करने का नाम, देश को सामाजिक और आर्थिक स्तर पर ऊंचा करने का नाम यानी इस देश की राजनीति है। भारतीय शासन और राजनीति के बीच में एक नया समतोल्य मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। मैं एक किताब है, उस किताब का पेज नंबर 574 कोट कर रहा हूं। अच्छी तरह से आप सुनिएगा, मैं इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। यह किताब राजनीतिक शास्त्र के भीतर बहुत अहमियत रखती है। और इस किताब के भीतर में क्या लिखा है सुनिए। स्वतंत्रता से पूर्व गांधी ने जिस राजनीतिक संस्कृति को विकसित किया वह नैतिकता तथा जनतांत्रिक मूल्यों पर आधारित राजनीतिक संस्कृति थी। स्वाधीनता के पश्चात इस देश की राजनीति में तब्दीलीकरण आया और यह मूल्य विहीन होती चली गई। वर्तमान भारतीय राजनीति संस्कृति में कौटिल्य का वह शब्द दिखाई नहीं देता, वह विचार दिखाई नहीं देता। प्रजा सुखम सुखे राष्ट्रम प्रजानाम च हिते हितम। जहां प्रजा के सुख की बात होती है, प्रजा के हित की बात होती है, जिसे कौटिल्य कोट करते हैं, वह शब्द हमें दिखाई नहीं देता, वह बात हमें दिखाई नहीं देती जो चाणक्य कहते हैं, जो कौटिल्य कहते हैं, जो राजनीतिक विशारद कहते हैं, जो राजनीतिक सूझबूझ रखने वाले व्यक्तित्व कहते हैं। गांधी जी का विचार केवल इतना नहीं था, गांधी जी का विचार यह भी था कि सत्य और ईश्वर की तलाश के लिए इस देश के भीतर राजनीति को समझना पड़ेगा और इस देश के भीतर राजनीति को लाना पड़ेगा। और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि इस देश की राजनीति आज मूल्य विहीन हो गई है, नैतिकता से परे हो गई है, सामाजिक सिद्धांतों से परे हो गई है और स्वार्थ खुद को आगे बढ़ाने के लिए दिखाई दे रही है। मैं एक चीज और कोट करना चाहता हूं। इस देश के भीतर में जो राजनीतिक विचारधारा थी वह संतवादी विचारधारा थी।
इस देश के भीतर में जो राजनीति चलती थी वह संतवादी थी, जिसमें गांधी और विनोबा भावे थे। गांधी और विनोबा भावे का समतुल्य था, गांधी और विनोबा भावे का समन्वय था। आज वह राजनीति अपनी जड़ें खत्म कर चुकी है। आज वह राजनीति पूर्ण रूप से नस्त नाबूद हो चुकी है। आज इस देश की राजनीति चीख चीख करके चिल्लाती है कि पिछले 60 वर्षों में इस देश में क्या हुआ। आज इस देश की राजनीति पिछले प्रधानमंत्रियों का, पिछले राजनीतिक व्यक्तियों का, जिन्होंने कि देश को बनाने का काम किया, ये उनको गरियाती है, ये उनको अब्यूज करती है, ये उनको गाली देती है। आज की राजनीति अपने आप को श्रेष्ठ बना करके दूसरों को नीचा दिखाने का काम करती है। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको नेहरू से लेकर के मोदी जी तक लेकर के आऊंगा। पंडित नेहरू इस देश की राजनीति की आजादी के बाद के पहले सूत्रधार बनते हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, जिसके बाद में जिनके बारे में ना जाने कितनी प्रकार की बातें होती हैं। लेकिन एक चीज समझ में आती है कि 1947 से लेकर के 2013 तक, या 2013 भी छोड़ दीजिए, अटल जी की सरकार तक, मैं केवल अटल जी की सरकार तक की बात कर रहा हूं, मैं यूपीए सरकार की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं नरेंद्र मोदी सरकार की भी अभी बात नहीं कर रहा हूं। 1947 से 2008-2009 के बीच के कालखंड को उठा करके देखिए, वहां पर आपको समझ में आएगा कि इस देश की राजनीति के भीतर पक्ष और विपक्ष साथ मिलाकर काम करते थे, पक्ष और विपक्ष साथ मिलकर के चलते थे, पक्ष और विपक्ष मिलकर के चलने का काम करते थे। पर दुर्भाग्य है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने, इसको बंद कर दो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इस देश के भीतर में इस देश की राजनीति को बदलने का काम कर दिया है। इस देश के पक्ष और विपक्ष को उखाड़ करके फेंक दिया है। मैं आपके सामने पक्ष और विपक्ष के समन्वय के 2 से 3 उदाहरण रखना चाहता हूं, लेकिन उस उदाहरणों पर जाने से पहले नेहरू ने इस देश को क्या दिया मैं ये भी बताना चाहता हूं, और पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं। आज आप इस देश के, इस एशिया के भीतर में 2 देश को देखिए, एक हिंदुस्तान है जिसे आप भारत कहते हैं, और एक पाकिस्तान है। दोनों देशों के बीच में यदि आप दोनों के बीच में यदि अंतर करके देखें तो आपको समझ में आएगा कि इस देश के भीतर पंडित नेहरू ने भारत को पाकिस्तान नहीं बनने दिया। यह नेहरू की उपलब्धि थी, यह नेहरू जी की उपलब्धि थी कि हमारा देश पाकिस्तान नहीं बना, वरना आज 1947 में आजाद हुए 2 देश, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान, दोनों के बीच में अंतर करके देख लीजिए। मैं जिम्मेदारी और दावे के साथ में कह रहा हूं कि पंडित नेहरू का यह कर्तव्य था, उनकी यह जिम्मेदारी थी कि उन्होंने इस देश को पाकिस्तान बनने से रोका है, उन्होंने इस देश को संभालने का काम किया था। मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। इंदिरा गांधी जब विपक्ष में थी तब इंदिरा गांधी जी कहती थी कि हमें एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है, जिसके कारण वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को सही रूप में संसद के भीतर लाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती थी। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हार गए, और जब उपचुनाव हुए तो उपचुनाव के भीतर इंदिरा गांधी जी ने उनके खिलाफ कमजोर व्यक्तित्व को, कमजोर कैंडिडेट को खड़ा किया। और जब किसी पत्रकार ने उनसे पूछा था कि आपने ऐसा क्यों किया, तब इंदिरा गांधी ने कहा था कि देश की राजनीति को सही दिशा देने के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है, और जिस देश के भीतर में पक्ष और विपक्ष सही रूप में, सही तरीके से काम करते हैं, उस देश को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। अटल बिहारी वाजपेयी जी नैतिकता की राजनीति करते थे, और वर्तमान की राजनीति हम बाद में चर्चा करेंगे। आपको मैं आगे लेकर के चल रहा हूं। पंडित नेहरू के बारे में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर 2 चीजें फेमस हैं। एक कि पंडित नेहरू ने इस देश को बंटवारे में डाल दिया, दूसरा कश्मीर का मुद्दा। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार किसने बनाई? भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। कल तक आप उस पार्टी को देश विरोधी हरकतों के लिए कहते थे, कल तक आप उस पार्टी को कटघरे में खड़ा करते थे, कल तक आप उस पार्टी के खिलाफ बोलते थे, और ऐसी क्या मजबूरी आ गई
कि आपको उनके साथ जाकर के गठबंधन करना पड़ा, बस वही मजबूरी पंडित नेहरू के साथ भी थी। पंडित नेहरू के सामने जब कश्मीर के राजा आए और उन्होंने कहा भैया हमें साथ चाहिए, तो पंडित नेहरू ने कहा आप विलय कीजिए। बोले नहीं भैया मैं समझौता करूंगा, और उसी समझौते के तहत कश्मीर को कुछ विशेषताएं दे दी गई। आपने भी महबूबा मुफ्ती के साथ में जाकर के सरकार बनाई, आपने भी सरकार बनाकर के अपनी मजबूरी दर्शाई। याद कीजिए, कौटिल्य कहते हैं कि राजा के साथ हमेशा यह सत्य नहीं है कि राजा कभी गलती नहीं करता, राजा भी गलती करता है, और राजा की गलती इस देश की जनता को कभी कभी भुगतनी पड़ती है। तो पंडित नेहरू से भी एक आध गलती हो सकती है, या तो उस वक्त की सिचुएशन ऐसी थी। पंडित नेहरू के बारे में दूसरा एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बहुत ज्यादा फेमस जो कुप्रचलन है, उसको हम यहां लाना चाहते हैं। कहा जाता है कि पंडित नेहरू कभी भगत सिंह का सम्मान नहीं करते थे। आप चाहते हैं तो गूगल करके देखिए, राज ठाकरे जी ने यह स्पष्ट रूप से दिखाया कि पंडित नेहरू भगत सिंह से मिलने के लिए 2 बार जेल में गए थे। पंडित नेहरू के बारे में तीसरी चीज कही जाती है कि वे अपने पार्टी और अपने लोगों का सम्मान नहीं करते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप गूगल करके देखिए, किताबें उठा करके देखिए, इतिहास उठा करके देखिए। इतिहास ये कहता है कि सरोवर बांध की स्थापना और देश के भीतर में पहली पटेल की मूर्ति का अनावरण पंडित नेहरू ने किया था। और पंडित नेहरू कहते थे कि राजनीतिक व्यक्तियों के बीच में मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। मैं एक चीज और कोट करना चाहता हूं आपको, वो कोट जी ने ये लिखा था, पंडित नेहरू जी ने ये कहा था कि 3 मूर्ति भवन में नेहरू मेमोरियल की एक पट्टी लगी है, दिल्ली के भीतर आप चाहें तो जाकर के देख लें। पंडित नेहरू जी ने उसमें लिखा है कि इस देश की जनता को हमें प्रधानमंत्री ना कहें, मुझे प्रथम सेवक कहें। और आपने उसी को कॉपी कर लिया, यानी एक तरफ आप जाकर के गाली देते हो और दूसरी तरफ जाकर के आप उसको कॉपी करते हो। तो पंडित नेहरू के बारे में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर चाहे आप जितना भी ज्यादा प्रोपोगेंडा कर लें, अटल बिहारी वाजपेयी से आपको सीखना पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं कोट करना चाहता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के भीतर में 1977 में जब आपातकाल खत्म हुआ, तो आपातकाल के खत्म होने के बाद में मोरारजी देसाई की सरकार बनती है। मोरारजी देसाई की सरकार के भीतर में अटल बिहारी वाजपेयी जी को विदेश मंत्री बनाया जाता है। बहुत जिम्मेदारी के साथ सुनिएगा, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं आपको ईमानदारी के साथ बता रहा हूं, एक भी बात मुद्दे से अलग नहीं होगी और एक भी बात मैं गलत नहीं बोलूंगा, बिना तैयारी के नहीं बैठा हूं। पंडित नेहरू के बारे में जितना भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आप लोगों ने सुना और पढ़ा होगा, ये वो लोग होते हैं जिन्हों की इतिहास नहीं पढ़ा है, जिन्होंने चीजों को नहीं पढ़ा है। आपको मैं जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, पिछले 24 घंटे में मात्र 3.5 घंटे सोया हूं ताकि इस विषय को पढ़ सकूं, समझ सकूं और तैयार कर सकूं। तो यदि चीजों को आप खंगालेंगे तब आपको समझ में आएगा इस देश का इतिहास। तो 1977 में 1977 में आपातकाल के तुरंत बाद में मोरारजी देसाई की सरकार बनती है। मोरारजी देसाई की सरकार के भीतर अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री बनते हैं, और विदेश मंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे ही अपने केबिन में, अपने कमरे में जाते हैं, तो वहां पर एक तस्वीर गायब होती है। वो तस्वीर जैसे वो देखते हैं कि अरे कुछ तो भी यहां पर मिसिंग है, उन्होंने तुरंत अपने सचिव को बुलाया, और सचिव को बुला करके, और मजाक सभी कर रहे हैं जी बिल्कुल, तो उन्होंने अपने सचिव को बुलाया और सचिव को बुला करके कहा कि यहां पर इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की तस्वीर हुआ करती थी, वो तस्वीर कहां है? मैं विदेश के इस केबिन में, विदेश मंत्रालय के इस केबिन में इसके पहले भी आया हूं, पंडित नेहरू की मुझे वो तस्वीर नहीं दिख रही। जिस पर उनके सचिव ने कहा सर गैर कांग्रेसी सरकार है, हमें लगा शायद आपको पंडित नेहरू की तस्वीर पसंद नहीं आएगी, इसीलिए हमने पंडित नेहरू की तस्वीर हटा दी। जिस पर अटल बिहारी वाजपेयी ने तुरंत उस सचिव को फटकारा और पंडित नेहरू के बारे में उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति ने इस देश को खड़ा किया, जिस व्यक्ति ने इस देश का नीति निर्धारण किया, जिस व्यक्ति के कारण यह देश आगे बढ़ रहा है, आप उसकी तस्वीर को मेरे कमरे से हटा देते हैं। तुरंत
अगले 10 से 15 मिनट के भीतर में वो तस्वीर वहां पर दिखाई देने लगी। तो ये छोटी छोटी बातों से जो राजनीतिक व्यक्ति हैं पक्ष और विपक्ष को किस तरीके से मजबूत करते हैं, ये पंडित नेहरू या इस देश की राजनीति को समझना चाहिए, जो आज की 2020 की पत्रकारिता राजनीति समझने से बाज नहीं आ रही है। थोड़ा सा और मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। पक्ष और विपक्ष के तालमेल के भीतर मैं आपको जोड़ना चाहता हूं कि 1962 के चीन के युद्ध के भीतर पंडित नेहरू ने जब 1963 में 1963 के भीतर 1963 में जब पंडित नेहरू ने गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी परेड का आयोजन होने वाला था, तब उन्होंने इस देश के भीतर में एक ऐतिहासिक फैसला लिया था। और वो ऐतिहासिक फैसला यह था कि लोग कहते हैं कि पंडित नेहरू आरएसएस के विरोधी थे, लोग कहते हैं कि पंडित नेहरू को आरएसएस से तकलीफ थी, लेकिन पंडित नेहरू ने आरएसएस को चीन के युद्ध के भीतर जो उन्होंने चीन युद्ध में मदद की, जो उन्होंने सहायता की, उसके कारण उन्होंने उनसे निवेदन किया कि आप 26 जनवरी की परेड में आइए और आकर के यहां पर पथ प्रदर्शन कीजिए, यहां पर आकर कदमताल कीजिए, यहां पर आप भी शामिल होइए। इस देश के भीतर पक्ष और विपक्ष के साथ यह समतौल्य था, यह समन्वय था, यह गठजोड़ था, यह सही रूप में इस देश की जरूरत थी। पर आज क्या है, हमें और आपको समझना पड़ेगा कि जो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा, फेसबुक के द्वारा केवल बिना आधी अधूरी जानकारी के चीजों को प्रस्तुत करते हैं, उन्हें यह चीज समझनी पड़ेगी कि पंडित नेहरू एक व्यक्ति नहीं थे, एक व्यक्तित्व थे, अपने आप में इंस्टीट्यूशन थे। जेपी नारायण अपने आप में इंस्टीट्यूशन थे। अटल बिहारी वाजपेयी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। मैं पहले बता दूं, मैं अभी वर्तमान राजनीति पर आया भी नहीं हूं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो महापुरुष थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लीडर थे, जो नेतृत्व करता थे, जो नेता नहीं थे। नेता और लीडर में जमीन आसमान का अंतर होता है। मैं आपको जोड़ना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं और जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं। भर्तृहरि ने नीति शतक में लिखा है, राजनीति वैश्या की तरह अनेक रूपिणी होती है। मैं दोबारा कोट कर रहा हूं। भर्तृहरि ने नीति शतक में लिखा, राजनीति वैश्या की तरह अनेक रूप धारिणी होती है। यानी इस राजनीति को आप वैश्या के साथ में जोड़ करके देखिए। ये रवि शुक्ला नहीं बोल रहा, ये भर्तृहरि जी कहते हैं और नीति शतक के भीतर कहते हैं। मैं थोड़ा सा और पीछे लेकर के चलता हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1943 में अमृतसर की हिंदू महासभा के भीतर में एक बात रखी थी। उन्होंने कहा कि यथार्थ से मुंह मोड़ने वाली राजनीति न केवल निरर्थक है, बहुत जिम्मेदारी के साथ 2020 पर इस बात को जोड़िएगा। उन्होंने कहा कि यथार्थ से मुंह को मोड़ने वाली राजनीति केवल निरर्थक नहीं अपितु बहुत ज्यादा भयावह है, और इतनी भयावह है कि इस देश की राजनीति को एक नई दिशा दे देगी। इस देश का समाजशास्त्र खत्म हो जाएगा, इस देश का राज्य शास्त्र खत्म हो जाएगा, इस देश का बंटाधार हो जाएगा। मैं आपको लेकर के आ रहा हूं, दल से बड़ा देश। ये मैं नहीं, रवि शुक्ला और सात सेवक फाउंडेशन नहीं बोलता, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि दल से बड़ा देश होता है। मैं कोट करना चाहता हूं, 1994 में नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार मंडल के तहत इस देश का रिप्रेजेंटेशन करना था। इस देश को रिप्रेजेंट करने की बारी आई थी कश्मीर के मुद्दों को लेकर के, और कश्मीर के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पक्ष और विपक्ष के बीच में किसी प्रकार की लड़ाई और झगड़ा नहीं था। और पंडित नेहरू की एक बात अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बात नरसिम्हा राव को याद थी कि दल से बड़ा देश होता है, और दल से बड़े देश की उसी बात के कारण नरसिम्हा राव ने इस देश के रिप्रेजेंटेशन के लिए, इस देश के नेतृत्व करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के अंदर भेजा कि आप जाइए और जाकर के इस देश का प्रतिनिधित्व करके आइए। और उस प्रतिनिधि मंडल के वे अध्यक्ष के रूप में गए थे, और उस प्रतिनिधि मंडल में सलमान खुर्शीद थे। वो स्वयं बताते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी बोलने के लिए खड़े हुए
तब सारे लोगों को आश्चर्य हो गया, इतना आश्चर्य कि क्या बताऊं, कि लोगों ने, भारत ने अपने विपक्ष के नेता को भेजा है। यानी भारत के भीतर लोकतंत्र कितना मजबूत है। लोकतंत्र की मजबूती इस देश की राजनीति में 2000 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तक हुआ करती थी, लेकिन अब वह लोकतांत्रिक ढांचा खत्म होने की कगार पर है। वह लोकतांत्रिक ढांचा पूरी तरह से टूटने की कगार पर है। इस देश के भीतर में नेशन इन द मेकिंग यानी राष्ट्र निर्माण की बात हुआ करती थी, आज व्यक्ति के निर्माण की बात होती है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, आज हम इसकी बात करते हैं। आज हम राहुल गांधी जी को स्थापित करने की बात करते हैं, आज हम उन्हें आगे लेकर के जाने की बात करते हैं। यानी इस देश के भीतर आज व्यक्तिवादी राजनीति हो गई है। आज देश से बड़ा दल हो गया है। मैं जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी पिछली एक वीडियो थी जिस वीडियो के भीतर मैंने शराब का विरोध किया था, और नरेंद्र मोदी जी ने भी शराब का विरोध किया था। और नरेंद्र मोदी जी ने शराब का विरोध करके कहा था कि अगर इसी तरह से शराब बिकती रही तो शायद अगले 25 वर्षों में यह देश विनाश की कगार पर खड़ा हो जाएगा। लेकिन लॉकडाउन के भीतर हमने और आपने देखा कि किस तरीके से शराब की दुकानों को या उसके ठेकों को खोल दिया गया, उसे खड़ा कर दिया गया। इसलिए नहीं कि वो सही रूप में और सही तरीके से इस देश के पीने वालों के लिए खड़ा हो जाए, बल्कि इसलिए ताकि इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके, इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सके। पर दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ता है, बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि इस देश की राजनीति की इच्छा शक्ति नहीं है। वह इच्छा शक्ति नहीं है जो सही रूप में शराब के ठेकों पर लगाम लगा सके, गुटखा पर पाबंदी लगा सके, तंबाकू पर पाबंदी लगा सके, वेश्यावृत्ति पर पाबंदी लगा सके, या अन्य गलत चीजों पर पाबंदी लगा सके। इस देश की इच्छा शक्ति, इस देश की राजनीति के पास वह इच्छा शक्ति नहीं है जो होना चाहिए था। यदि इच्छा शक्ति होती तो आपका और मेरा शराब पीने के बाद में ड्रिंक एंड ड्राइव का चालान नहीं कटता। यदि इस देश के पास इच्छा शक्ति होती, देखिए अक्षय घर पर बैठा है और वो पॉलीथीन बेच रहा है और पॉलीथीन में सामान बेच रहा है, तो आकर के 15,000 का जुर्माना वो किस पर लगाएंगे? वो जुर्माना लगाएंगे अक्षय पर। वो जुर्माना सरकार के पास नहीं जाएगा। यानी सरकार ने पॉलीथीन बनाने की कंपनी खोल करके रखी है ताकि उनका प्रॉफिट होता रहे, और लूटेंगे किसको? हमें और आपको लूटेंगे। तो उस वीडियो के बाद में मेरा इतना विरोध हुआ और मुझे कहा गया कि ये हिंदूवादी है। लेट मी वेरी क्लियर, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ में ये चीज बताने जा रहा हूं, और जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी बनती है। जो लोग हिंदूवादी सरकार और हिंदुत्व शब्द का प्रयोग करते हैं, शायद उनको हिंदू शब्द की उत्पत्ति नहीं पता। हिंदुत्व नाम का कोई शब्द नहीं है। हिंदुत्व के भीतर कोई धर्म नहीं आता, कोई संप्रदाय नहीं आता। दरअसल हुआ यह था कि जब यूनानी लोग इस देश की तरफ आ रहे थे, आक्रमण कर रहे थे, तब उनकी डिक्शनरी में, उनकी वर्णमाला में स शब्द ही नहीं था। इसीलिए उन्होंने सिंधु को हिंदू बोल दिया, और हिंदू के भीतर सिंधु नदी के इस तरफ रहने वाले सारे लोग हिंदू हो गए। हिंदू हो, जिसे आप कहते हैं, वो ब्राह्मण हो, वो मुसलमान हो, वो कोई भी हो, वो सारे लोग हिंदू हैं। तो हिंदू नाम का कोई शब्द नहीं है। दूसरा, धर्म नाम का भी कोई शब्द नहीं है। धर्म का मतलब होता है अंग्रेजी में ट्रांसलेशन ड्यूटी। मुझे राजधर्म का पालन करना चाहिए, मुझे इस देश को राजधर्म सिखाना चाहिए। तो धर्म भी कुछ नहीं होता, संप्रदाय होता है। तो इस देश की राजनीति ने आपको क्या क्या चीजें परोसी? आपको धर्म परोस दिया, आपको कुछ नहीं, हिंदुत्व के नाम पर उकसा दिया। पर उन्होंने कभी यह नहीं बताया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भीतर कि हिंदू शब्द का जन्म कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई,
यूनानी ने सिंधु को हिंदू बोला, जबकि इसमें कोई धर्म नहीं था और अन्य चीजें नहीं थी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और थोड़ा सा आगे आकर के मैं आपको जोड़ना चाहता हूं। याद कीजिए आदरणीय राहुल गांधी जी का संसद के भीतर का भाषण, करीब 1 घंटे के ऊपर राहुल गांधी जी ने शानदार भाषण दिया और इतना शानदार भाषण दिया कि इस देश की जनता ने उनको एक्सेप्ट करने की तैयारी कर ली थी। और भाषण देने के बाद राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी जी के पास जाकर के गले मिलते हैं। गले मिलने तक इस देश ने वो देखा जो उसे देखना चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी जैसा अपरिपक्व नेता, इसलिए अपरिपक्व कह रहा हूं क्योंकि इतना अच्छा भाषण देने के बाद, इतना अच्छा गले मिलने के बाद एक छोटी सी आंख मारने की गलती पूरी तरह से धूमिल हो गई। यानी जो देश राजनीति के भीतर में एक नई राजनीति देखने जा रहा था, पक्ष और विपक्ष के बीच समतोल्य देखने जा रहा था, एक छोटी सी आंख मारने ने वह गलती कर दी। मोदी जी के बयान को ले लीजिए। मोदी जी कल तक आधार को निराधार बोला करते थे, पेट्रोल की कीमतों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे, मनरेगा को कांग्रेस की विफलताओं का सबसे बड़ा स्मारक बताया करते थे, देश की सीमा के बारे में बात किया करते थे। आज वही आधार कंपलसरी हो गया है, वही मनरेगा कंपलसरी हो गई है, जीएसटी, और देश में पेट्रोल की कीमतें बढ़ती चली जा रही है। यानी इस देश के भीतर में राजनीति ने दोगलेपन की दोहरी नीति को भी देखा है। याद कीजिए सुषमा स्वराज का वह भाषण। सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि जब रुपया गिरता है तो इस देश की अस्मिता गिरती है, इस देश के नेताओं की अस्मिता गिरती है, इस देश की संस्कृति की अस्मिता गिरती है। आज स्वर्गीय सुषमा जी तो नहीं है, लेकिन क्या इस देश के भीतर रुपया उठ गया? रुपया और गिर रहा है। कल तक आप जिसको कटघरे में खड़ा करते थे, आज आप उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहते, आज आप उसके खिलाफ बोलने से बचते हैं। आपके सामने कोई सवाल नहीं कर सकता। कल तक इस देश की मीडिया के सामने सवाल होता था, आज इस देश की मीडिया, आज इस देश की राजनीति के सामने सवाल नहीं होता। मीडिया से सवाल करने की आजादी किसी को नहीं है, तो नेताओं से भी किसी को सवाल करने की आजादी नहीं बची। 2012 में चलते हैं। जयराम रमेश जी ने अक्टूबर के 2012 में एक स्टेटमेंट दिया था। उनका स्टेटमेंट यह था कि हमें इस देश के भीतर में मंदिरों से पहले शौचालय की आवश्यकता है। और शौचालय की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि लाइट चली गई है, आप लोग चिंता ना करें। उन्होंने यह कहा था कि इस देश के भीतर में, इस देश को मंदिरों से पहले शौचालय की आवश्यकता है, जिसका कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने जोरदार विरोध किया था। और आपको यकीन नहीं होगा, इस देश के भीतर, इस देश की ले जाओ नीचे, इस देश के भीतर, इस देश को समझने के लिए हमें 2013 में स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देवालय से पहले शौचालय। यानी कि एक बयान पर, जयराम रमेश के बयान पर आप उनको कटघरे में खड़ा करते हो और दूसरे बयान पर आप उसका समर्थन करते हो। मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। महागठबंधन बनता है बिहार और उत्तर प्रदेश के भीतर में, और उस महागठबंधन के भीतर में वो दल शामिल होते हैं जिनका अपना अस्तित्व नहीं है। ये इस देश की राजनीति है जो सीधे सीधे कटघरे में आकर के खड़ी हो जाती है, इस देश के भीतर में आकर के खड़ी हो जाती है। इस देश की राजनीति ने वो चीज देखा जो हमें और आपको देखना नहीं चाहिए था। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, इस देश की राजनीति के भीतर में, इस देश की महाराष्ट्र की राजनीति ने क्या देखा। यदि आपने संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा था, आपके दोनों के बीच में गठबंधन था, और केवल मुख्यमंत्री पद की लालसा के कारण वह गठबंधन टूट गया, जनता के विश्वास का क्या हुआ? जनता के वादों का क्या हुआ? जनता के अधिकारों का क्या हुआ? हमें और आपको यह चीज समझना पड़ेगा कि जनता के विश्वास को हम कहां लेकर के चले गए हैं। जनता का विश्वास पूरी तरह से खत्म हो गया। और आपने, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की यह जिम्मेदारी थी कि वो शिवसेना को मना कर देते कि भाई, जिस स्वार्थ के कारण आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए हमारे साथ में गठबंधन करना चाहते हो, हम उस गठबंधन के लिए तैयार नहीं है।
लेकिन इस देश के भीतर में सत्ता लोलुपता इतनी ज्यादा भर गई है, सत्ता लोलुपता इतनी ज्यादा हावी हो गई है कि सत्ता के कारण हम और आप देख रहे हैं कि कितनी चीजें बदलती चली जा रही है। कर्नाटक का उदाहरण ले लीजिए, और कुछ नहीं, मध्य प्रदेश का सियासी ड्रामा ले लीजिए। मध्य प्रदेश के सियासी ड्रामा के भीतर में हमने और आपने देखा कि इस देश की, मध्य प्रदेश की सियासत ने क्या देखा। जब विधानसभा के अध्यक्ष ने, स्पीकर ने यह कहा कि भाई कोरोना के कारण सदन को 10 दिन के लिए स्थगित किया जा रहा है, तब आप श्री शिवराज सिंह चौहान जी सुप्रीम कोर्ट चले गए और शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता भाई, ये साधारण सा सर्दी जुकाम खांसी और बुखार है। और आज वही सर्दी खांसी जुकाम पूरे देश पर हावी पड़ गया। ये इस देश की राजनीति की कमी थी कि उन्होंने नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम करवाया, उन्होंने संसद को चालू रखा और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को आपातकाल के भीतर, इमरजेंसी के भीतर, गंभीर समय के भीतर, कठिन परिस्थिति के भीतर बेंगलोर के रिसोर्ट में छिपा करके रखा। यह इस देश की राजनीति की कटघरे में खड़े होने की सबसे वजह है कि इस देश की राजनीति मध्य प्रदेश के भीतर में कुछ और होती है, महाराष्ट्र के भीतर में कुछ और होती है। और इस देश की मीडिया और राजनीति की ये गठबंधन है कि उनको मुंबई के भीतर का कोरोना दिखाई देता है और गुजरात के अहमदाबाद का कोरोना दिखाई नहीं देता। ये इस देश की राजनीति की कमजोरी है कि इस देश की राजनीति के भीतर में उनको राहुल गांधी की परिपक्वता दिखाई देती है, लेकिन इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण दिखाई नहीं देते। ये इस देश की कमजोरी है कि उनको नीतीश कुमार की सत्ता लोलुपता दिखाई नहीं देती और लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला दिखाई देता है। ये इस देश की मजबूरी है कि उनको महबूबा मुफ्ती के ऊपर बोलने की आजादी नहीं मिलती और उसको नजरबंद करके रखा जाता है। ये इस देश की मजबूरी है, इस देश की राजनीति की मजबूरी है कि कर्नाटक के भीतर कल तक जो येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, आज उसको वहां पर एक बड़ा पद दे दिया जाता है। यह इस देश की राजनीति है, इस देश की मजबूरी है कि कल तक उत्तर प्रदेश के भीतर में जो एक साथ मिलकर के खड़े होकर के लड़ने की बात किया करते थे, यानी जनता के हित के लड़ने की बात किया करते थे, आज वहीं पर साधारण से बसों पर लड़ रहे हैं। मजदूरों पर राजनीति हो रही है, बेरोजगारों पर राजनीति हो रही है, महिलाओं पर राजनीति हो रही है, शिक्षा पर राजनीति हो रही है और कुछ नहीं तो कुछ कोरोना जैसी महामारी पर राजनीति हो रही है। और कोरोना के वक्त में आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, 2008 का समय, नवंबर का महीना था, 26 तारीख थी, 26/11 का हमला हुआ था, कसाब का हमला, जो कि भारत के इतिहास का एक बड़ा काला दिन था। उस दिन इस देश के विपक्ष के नेता आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने बहुत जिम्मेदारी के साथ में मुंबई में एक बात कही थी। मैं जिम्मेदारी के साथ कोट कर रहा हूं। लालकृष्ण आडवाणी जी ने सोनिया गांधी को फोन किया और सोनिया गांधी जी को फोन करने के बाद उन्होंने मीडिया के सामने आकर के, मीडिया के सामने मुखातिब होकर के कहा कि ये इस देश के संयुक्त रूप से साथ खड़े होकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का दिन है, ये इस देश के भीतर में राजनीति करने का दिन नहीं है। और आप यकीन करिए, एक वो दिन था और आज का एक दिन है जहां विपक्ष को खत्म करने की लगी हुई है। इस देश की एक राजनीतिक पार्टी एक दूसरी राजनीतिक पार्टी को मुक्त करने के लिए न जाने क्या क्या साम दाम दंड भेद अपना रही है। और सही रूप में समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेकर के जाना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को खींच करके, खरीद करके लाया जाता है या उनकी फाइल खोलवा दी जाती है जिनका कि अपना वजूद उनकी पार्टी में आने के बाद खत्म कर दिया जाता है। मैं नितिन गडकरी जी को कोट करना चाहता हूं। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि कभी भी किसी भी राजनीतिक पार्टी को छोड़ करके कभी आप किसी पार्टी में ना जाएं, और उसी राजनीतिक पार्टी के भीतर जिसके नेता स्वयं नितिन गडकरी जी हैं, उनकी पार्टी के भीतर जब विरोध का व्यक्ति आता है तो वो उसका स्वागत करते हैं। ये कहां की राजनीति है? हमें और आपको यह समझना पड़ेगा कि इस देश की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, इस देश की जनता के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भीतर में खिलवाड़ हुआ, महाराष्ट्र के भीतर में खिलवाड़ हुआ, उत्तर प्रदेश के भीतर में मजदूरों के साथ में खिलवाड़ हुआ। और सही रूप में देखा जाए तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कारण आईटी सेल ने जो इस देश के भीतर में राजनीति का एक नया स्वरूप बदल दिया है कि आलू को सोना बनाने वाली मशीन, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं हर एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, हर एक दल की बात कर रहा हूं जिसके खिलाफ इस प्रकार का प्रोपेगेंडा किया जाता है। नेताओं के ऊपर में किसी प्रकार की कोई जवाबदेही नहीं है। इस विषय को चुनने का मतलब यह था कि अक्षय का जब फोन आता है और इस विषय पर हम चर्चा करते हैं, तब हमें
यह समझ में आता है कि इस देश की राजनीति की कुछ जिम्मेदारी है। इस देश की राजनीति की कुछ जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है। इस देश की राजनीति को यह समझना पड़ेगा कि यदि एक शिक्षक के रूप में, एक सरकारी अधिकारी के रूप में, यदि मैं एक दिन के लिए काम करता हूं, एक दिन के लिए काम नहीं करता या दफ्तर छोड़ करके चला जाता हूं, वॉकआउट कर जाता हूं, तो मेरा पैसा कट जाता है। लेकिन नेता वॉकआउट करता है, शान से करता है और संसद और विधानसभा के बाहर आकर के कहता है आमी तो वॉकआउट करो ना लोग, आमी वॉकआउट कर लो, मैंने वॉकआउट कर दिया है, अब देखते हैं सरकार कैसी चलती है, माफ करिएगा। लेकिन इस देश के भीतर में ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनने चाहिए। ऐसा प्रावधान बनना चाहिए कि जो नेता वॉकआउट करेगा वो दोबारा सत्र के भीतर में, सदन के भीतर में नहीं आ पाएगा। वो सदन के भीतर में नहीं आ पाएगा, सदन के अंदर बैठने की उसकी काबिलियत नहीं रहेगी। और यदि वो जिस दिन काम नहीं करेगा और संसद के अंदर उपस्थित नहीं रहेगा, उस दिन की उसकी तनख्वाह काट ली जाएगी, उसकी तनख्वाह को काटा जाएगा। इस देश के राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है, इस देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, इस देश के विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी है कि उनको यह चीज समझनी पड़ेगी कि यदि मेरे जैसे साधारण से शिक्षक की तनख्वाह कट सकती है, यदि मेरे जैसे व्यक्ति की तनख्वाह कट सकती है, आपकी तनख्वाह कट सकती है, तो नेता की तनख्वाह क्यों नहीं कटती? हमें इसको और आपको सोचना पड़ेगा। और जिस व्यक्ति को गाली देंगे उसी व्यक्ति को कल चल करके हम कॉपी करेंगे, हमें इससे बाहर आना पड़ेगा। तो इस देश की राजनीति ने जम्मू और कश्मीर का एक उदाहरण देखा, महागठबंधन देखा, महाराष्ट्रवादी सरकार, महाविकास अघाड़ी देखी, और इन महाविकास अघाड़ी और आदि चीजों के बीच में भले ही आपने जनता के हित के लिए आकर के कहा होगा, लेकिन जनता को इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये लोग केवल स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, ये किसी को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। हमें यह चीज समझना पड़ेगा कि इस देश की संसद के अंदर में एक सहमति बनी हुई है। इस देश के जो नेता हैं, इस देश के नेता एक दूसरे को आगे लेकर के जाने के लिए, अपनी राजनीतिक पार्टी को आगे ले जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और भारतीय राजनीति शास्त्र के भीतर में एक अध्याय है, जिस अध्याय के अंदर में एक लाइन कोट की गई है कि एक नेता को आप पैसा, स्त्री और पद, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इस देश की राजनीति के भीतर में इस देश के नेता को पैसा, स्त्री और पद, यानी कि मनी, महिला, वुमेन और पोस्ट, ये तीन चीजों का लालच दे दीजिए, वो नेता आपका हो जाएगा, वो नेता आपके साथ हो जाएगा, वो नेता आपके साथ खड़ा हो जाएगा। उसका अपना कोई नैतिकता नहीं है, उसकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसकी अपनी कोई भी किसी भी प्रकार का कुछ भी, उसको जिम्मेदारी कहिए या कुछ कहिए, उसके पास में कुछ भी नहीं है। इस देश के भीतर में थोड़ा सा और आगे आते हैं, हमने शराब, कोरोना, नमस्ते ट्रंप, सारी चीजें तो कर ली, पर इस देश के अंदर में जो वर्तमान वास्तविकता है, इस देश की सीमा पर तनाव। मुझे एक चीज बताइए, आप जिम्मेदार नागरिक हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है इस देश की सरकार को पूछने की, इस देश की सुरक्षा के बारे में किसकी जवाबदेही बनती है कि वो आए और आकर के इस देश के सुरक्षा के बारे में बात करे। रक्षा मंत्री की जवाबदारी बनती है कि रक्षा मंत्री आए और रक्षा मंत्री आकर के बोले कि भाई इस देश के भीतर में इस वक्त ये हालात हैं। लेकिन बोलता कौन है? कानून मंत्री आकर के बोलते हैं, ताकि कल सीमा पर किसी भी प्रकार से कुछ भी हुआ, सीमा पर कुछ भी घटा, तो हम बोल सकें कि भैया ये जो चीज हुई है ये तो कानून मंत्री ने बोला था, ये हमने नहीं बोला था। तो सत्ता लोलुपता ने नेहरू की तस्वीर बिगाड़ने से लेकर के अटल को व्यक्तिवादी बनाने तक और सही रूप में इस देश को नई राजनीति सिखाने का काम किया है। मैं एक बार फिर से कोट कर दूं और दोहरा दूं कि इस देश ने नेहरू से वो पाया जिसके कारण कि हम पाकिस्तान नहीं बने। इस देश ने अटल बिहारी वाजपेयी से वो पाया जिसके कारण कि पक्ष और विपक्ष के बीच का समतौल्य बना और समन्वय दिखाई दिया। इस देश ने पिछली सरकारों से वो पाया जिसके कारण कि ये देश खड़ा हो सकता था, देश आगे बढ़ सकता था। और इस देश ने पिछले 10 वर्षों में वो खोया जिसके कारण कि हमारी इच्छा शक्ति खो गई, हमारी नैतिकता खो गई, हमारी विचारधारा खो गई। और आज की तारीख में कोई भी नेता, कोई भी राजनीतिक पद, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति कोई विचारधारा के साथ नहीं चल रहा। मैंने आज ही किसी का कोट पढ़ा है
और वो कोट ये है कि इस देश का राजनेता, इस देश की राजनीति चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में, इस देश का विपक्ष केवल और केवल सत्ता को पाने के लिए, सत्ता के लिए लड़ता है और किसी प्रकार से कुछ भी करना नहीं चाहता। तो कुल मिलाकर के 16 साल 286 दिन, 16 years 286 days इस देश को, देश के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने वो दिया जिसके कारण अटल जी उनका सम्मान करते थे। लेकिन पिछले 10 वर्षों में हमने वो दिया जिसके कारण कि शायद ही वर्तमान प्रधानमंत्री की अस्मिता आज हमारे और आपके सामने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा आगे ले जाई जा सकती है। थोड़ा सा आगे आकर के इस विषय को यहीं पर खत्म करेंगे। विषय को समअप करते समय, इसको समराइज करते समय, इसको समझ करके खत्म करते समय एक चीज समझ में आती है कि हम नेता के रूप में चुनते कौन हैं? हम लोग। बिल्कुल सही बात कही संजय जी, चुनते हम हैं। और जब हम चुनते हैं तो चुनते समय 2 चीजें होती हैं कि आपके पास में नेता आपके दरवाजे पर आता है और नेता आकर के आपके सामने चुनावी भाषण देता है और चीजें करता है। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उस नेता के पास आइए, आप उसके पास में आइए और आकर के पूछिए कि भैया मैंने जो काम किया था वो काम कहां है। आप नेता को जो काम देते हैं वो काम नहीं होता। नेता केवल चुनाव के समय आपके पास आता है। इस देश की जनता के पास में वो अधिकार नहीं है कि वो विधायक के दरवाजे पर जाए और जाकर के पूछे विधायक जी मेरा काम क्या हुआ। वो आमदार के पास नहीं जाती, वो सांसद के पास नहीं जाती, वो नामदार के पास नहीं जाती। इस देश की जनता डरती है, इस देश की जनता को दबाया गया है। तो इस देश की राजनीति ने क्या खोया? जनता का विश्वास खोया है। हम और आप चुनाव के दिन केवल पिकनिक मनाने के लिए और छुट्टी मनाने के लिए चले जाते हैं और वही छुट्टी 5 वर्ष के लिए हमें भारी पड़ती है। तो हमें एक सख्त निर्णय लेना पड़ेगा कि आने वाले जो भी चुनाव होंगे, आने वाली जो भी चीजें होगी, वहां पर हम और आप सही रूप में सही नेता को, सही व्यक्ति को, सही राजनीतिक पार्टी को चुनेंगे। और जब आपके पास विकल्प नहीं होता है तो विकल्प उसे चुनिए जो कम से कम आपके प्रति जवाबदार और जिम्मेदार हो सके, जिसके प्रति आप जवाबदार और जिम्मेदार हो सके। और ये जो जवाबदेही है, ये जवाबदेही इसी तरह से हमारे और आपके बीच में बनी रहेगी। तो वॉकआउट करने वाले नेता के प्रति हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही बनेगी। नेता और राजनीतिक पार्टी को चुनते वक्त हमारी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनेगी। मीडिया का सिलेक्शन करते वक्त आपकी जवाबदारी और जिम्मेदारी बनेगी। और दोनों ही विषयों के बीच में हम और आप अपना देखें तो सही रूप में इस देश की मीडिया आपको वही दिखाती है जो राजनीतिक पार्टियां उनको बोलती हैं, और राजनीतिक पार्टियां उनको वही बोलती हैं जिससे कि उनका फायदा हो सके। आप 3 महीने के लिए न्यूज चैनल बंद कर दीजिए, मैंने बंद कर दिया है। यकीन मानिए घर के भीतर में और दिमाग में बहुत ज्यादा शांति मिलती है, रिलैक्सेशन मिलता है। तो चैनल वही देखिए जो आपको संतुष्टि दे सके, और नेता वही चुनिए जो आपके देश को और आपके समाज को मजबूत कर सके। अपने कुछ रुपयों के लिए वोट बेचना और आदि चीजें, ये हम और आप सही रूपों में हर जगह चर्चा करते हैं, लेकिन कभी अपने जमीर से बात नहीं करते। कौन है 500 और 1000 रुपयों में बेचने वाले? हम लोग हैं। आज 500 और 1000 रुपए, 2000 रुपए मिल जाते हैं, ऐसा लगता है कि हमारा बहुत बड़ा उद्धार हो गया और हम अपना वोट बेच देते हैं। तो कटघरे के भीतर में खड़ी मीडिया और राजनीति के भीतर हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। उस जिम्मेदारी को समझने की हमारी और आपकी जरूरत है। यदि हम और आप इसको समझ जाते हैं, इस देश की जनता समझ जाती है, इस देश की हर एक व्यक्ति समझ जाता है, तो इस देश की मीडिया भी जिम्मेदार और जवाबदार हो जाएगी और इस देश का व्यक्तित्व भी जवाबदार और समझदार हो जाएगा। हमें युवाओं की बात करनी है, महिलाओं की रक्षा की बात करनी है, बेरोजगारों की बात करनी है, किसानों की बात करनी है। इससे पहले कि मैं वीडियो को खत्म करूं, सारांश के रूप में एक बात जरूर कोट करना चाहता हूं। कोरोना के समय हमें एक चीज समझ में आ गई कि इस देश के भीतर यदि कोई चीज जरूरी है तो वो खाना जरूरी है। और खाना कौन बनाता है, पैदा करता है? हमारा किसान। किसानों की कद्र जिस देश के भीतर में नहीं होगी, वह देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। हमारा ये देश को आत्मनिर्भर था भाई, आत्मनिर्भर बनने का सपना 2020 में क्यों देख रहे हैं हम? हमारा देश पहले से आत्मनिर्भर था। मैं अपनी कक्षा में पढ़ाते समय, हिंदी का निबंध लिखाते समय मुझे ये लाइन बोलने में शर्म आती है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है या था। मुझे लिखवाना पड़ता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश था
और आज यहां से खेती खत्म हो गई है। हमने हरित क्रांति, नील क्रांति, श्वेत क्रांति के नाम पर क्रांतियां कर ली, लेकिन हरित क्रांति का कोई नामो निशान नहीं है। किसानों को कौड़ी के भाव में अपनी फसल बेचनी पड़ती है। बिचौलिए जो हैं सरकार की तरफ से, ये कौन है? ये नेता हैं, और ये सारे लोग नेता की शह में पलते हैं। हमारे और आपके आसपास कब्जा करने वाले लोग कौन हैं? ये नेता हैं। और ये सारे लोग जो जन्मते हैं, ये सारे लोग करते हैं, ये केवल और केवल स्वार्थ के लिए करते हैं। इनका हमसे और आपसे कोई मतलब नहीं है। तो युवाओं के मुद्दे की बात मीडिया को करना पड़ेगा, नेताओं को करना पड़ेगा। महिलाओं की सुरक्षा की बात दोनों को करनी पड़ेगी। बेरोजगारों की बात सभी को करनी पड़ेगी। इनोवेशन की बात सभी को करनी पड़ेगी। जनता के अधिकार की बात सभी को करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी, इस देश के किसानों को आगे बढ़ाने की बात सभी को करनी पड़ेगी। इस देश को यदि जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का नारा लगाना है, तो किसान, विज्ञान और जवान तीनों को एक साथ ला करके खड़ा करना पड़ेगा। देश की सीमा पर खड़ा जवान तभी तक सुरक्षित है जब देश के भीतर में किसान की कद्र होगी, और यदि देश के भीतर में किसान की कद्र नहीं है तो जवान की कद्र अपने आप खत्म हो जाएगी। और यदि जवान और किसान मर गए तो विज्ञान कहां से आएगा? विज्ञान कहीं से पेड़ पर पैदा नहीं होता। विज्ञान को दिमाग में पैदा करना पड़ता है, और दिमाग में पैदा करने के लिए पेट में खाना होना चाहिए, जबान से खाना जाना चाहिए। पेट भरा होगा तब दिमाग चलेगा, और दिमाग चलेगा तो आविष्कार होगा, आविष्कार होगा तभी तो इनोवेशन होगा, देश आगे बढ़ेगा। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, पर भाई साहब पढ़ेगा तब जब पेट में भोजन होगा। तो जब तक यह देश केवल और केवल इंजीनियर और डॉक्टर पैदा करेगा, इस देश की राजनीति का कुछ नहीं हो सकता, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। इस देश को किसान पैदा करने पड़ेंगे। यवतमाल के किसानों का दर्द समझना पड़ेगा, हरियाणा के किसानों का दर्द समझना पड़ेगा, पंजाब के किसानों का दर्द समझना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के किसानों का दर्द समझना पड़ेगा। और किसान और मजदूरों के नाम पर राजनीति करने वाले इस देश को समझना पड़ेगा कि किसान और मजदूर ये राजनीति करने के लिए नहीं होते, ये लोग आपकी बुनियाद को मजबूत करते हैं। सोनू सूद ने बहुत सुंदर सी बात कही थी कि जब मैं अपने कमरे में एसी में बैठ करके सड़क पर चलते हुए किसी मजदूर को देखता हूं तो मुझे याद आता है कि ये जो घर मेरा बना हुआ है किसी मजदूर ने बनाया है। और मजदूर के छाले इस देश की राजनीति को नहीं दिखाई दिए, इस देश की मीडिया को नहीं दिखाई दिए, एक सोनू सूद नामक अभिनेता को दिखाई देता है। हमें समझना पड़ेगा कि इस देश का निर्धारण करने वाले, सड़क बनाने वाले, इमारत बनाने वाले, अच्छी अच्छी चीजें बनाने वाले जो मजदूर हैं, उन पर तो कम से कम हमें और आपको राजनीति नहीं करनी पड़ेगी। तो खत्म करने से पूर्व जवान, विज्ञान और किसान की कद्र करिए। इस देश को इनोवेटिव माइंड्स तो चाहिए, इनोवेटिव फार्मर्स भी चाहिए। इस देश को केवल और केवल इनोवेशन आगे नहीं लेकर के जाएगा, इस देश को फार्मर्स आगे लेकर के जाएंगे। तो हमें आर्किटेक्ट पर काम करना पड़ेगा, हमें पॉलिटिक्स पर काम करना पड़ेगा, हमें वुमेन सेफ्टी पे काम करना पड़ेगा, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करने पर काम करना पड़ेगा। हमें हर एक प्रकार से जो मुट्ठी बंद होती है, ये मुट्ठी तब बंद होती है जब हम इसको लेकर के जाते हैं। और हमें मुट्ठी को बंद करके ऐसे लड़ना नहीं है, हमें हाथ में हाथ मिला करके सात सेवक फाउंडेशन के इस लोगो को और सिंबल को अपनाना पड़ेगा। और हाथ में हाथ डाल करके, जवान हो, विज्ञान हो, किसान हो या इस देश की राजनीति और मीडिया हो, स्वार्थ के सुख से ऊपर में जाकर के हमें आगे लेकर के जाना पड़ेगा। तभी इस देश का उद्धार हो सकता है, इस देश के भीतर में कुछ हो सकता है। वीडियो में खत्म करने से पहले अक्षय राउत, अंकुश और सभी सात सेवक फाउंडेशन का अपनी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सभी ने पिछले 1.5 घंटे से मुझे सुना और दर्शक बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको फिर से बता दूं कि सात सेवक फाउंडेशन और रवि शुक्ला इन मुद्दों और विचारों से किसी भी दल का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी प्रकार के राजनीतिक या लाभ के लिए किसी का विरोध और समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। तो इसके साथ में विशेष रूप से धन्यवाद इस इलेक्ट्रिसिटी का जो गई और आई। विशेष रूप से धन्यवाद मेरे बेटे का जो चुपचाप से पिछले 1.5 घंटे से शांत बैठा है, जिसका विशेष धन्यवाद करना पड़ता है, वरना वो कल चल करके अगली वीडियो में तमाशा करने लगेगा, तो उसका भी धन्यवाद करना जरूरी है। उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने अपना समय दिया। और सबसे मेन चीज, आपको कोरोना के बीच में अपने आप को बचा करके रखिए। भले ही लॉकडाउन ओपन हो गया हो, लेकिन आपकी निजी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। सो बने रहिए। और सात सेवक फाउंडेशन
मुझे मौका दिया, मैं उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अगली बार फिर से आपके बीच आने का आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, आप याद करेंगे, मैं जरूर आऊंगा। सो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।